आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना ना भूलिएगा। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस में टाइम ऐसा जो AM PM में लिखा हो, जन्म स्थान जो काफ़ी आसपास का कोई बड़ा सा जगह हो, और कोई एक सवाल। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज शनिवार है और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, आज से नवरात्रि का आरंभ भी हो रहा है। आप सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, और आप सभी लोगों के जितने भी निकटतम और निकटस्थ लोग हों, उन सभी लोगों को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आशा और आकांक्षा रखते हैं कि परमात्मा का आवाहन और परमात्मा का आशीर्वाद और उसका अनुभव हमें हमेशा ही प्राप्त होता रहे। हम बस हर बार इस बात का एहसास करते रहें कि नहीं, वो मेरे निकट ही है, वो गया कहाँ है। आइए शुरू से शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम में। लग्न और नवमांस एक साथ दिखाऊंगा, तो आप लोगों को जरा अंतिम तक देख के जाइएगा, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए सबसे पहले इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। इनका जन्म 31 जनवरी 1983 सुबह 11:40 और अहमदाबाद गुजरात। उत्तरायण के इनका जन्म हुआ है। उत्तरायण में जन्मे जो लोग होते हैं वो मति बुद्धि के अच्छे होते हैं और आत्मविश्वास से युक्त भी होते हैं। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण सूर्य का प्रभाव यहां व्यक्ति की कुंडली में अगर मजबूत हुआ तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देता है, मानसिकता से, आध्यात्मिकता से, धार्मिकता से और बौद्धिकता से। यह सभी प्रकार से व्यक्ति युक्त हो जाता है। और उसके बाद शिशिर ऋतु, कृष्ण पक्ष दिन सोमवार, तृतीया तिथि। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में समस्या सबसे पहले तो नहीं होती है, और दूसरी बात है दाम्पत्य अच्छा बीतता है। दाम्पत्य अच्छा बीतने के साथ साथ यहां दिन का जन्म है सोमवार का, और शिशिर ऋतु, ये कहीं ना कहीं गुरु बुद्ध से प्रभावित सारी चीजें हो रही हैं। व्यक्ति बुद्धिमान होगा, धार्मिक चीजों का प्रणेता होगा, धर्म का धुरंधर होता है, धार्मिक चीजें, धर्म के मामले में आगे रहने वाला, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर जाना चाहता है, कई सारी विद्याओं को सीखना चाहेगा, शांत है, स्थिर है, मनुष्यत्व का गुण रखने वाला है, पर अगर क्रोध करेगा तो क्रोध भी बहुत तीव्र कर लेता है। आगे बढ़ने पे पता चलता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है और ये 11वां नक्षत्र होता है। इस आधार पर अगर आप विचार करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कहां, यहां चंद्रमा बैठे हैं 5 नंबर की राशि में, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का अधिपति होता है शुक्र। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो शुक्र से प्रभावित होगा। कारण, क्योंकि राशि के अधिपति जहां सूर्य बनते हैं वहीं इसके जो नक्षत्र के अधिपति हैं वो शुक्र बनते हैं। परस्पर दोनों में भेद हो रहा है, क्योंकि सूर्य बौद्धिक क्षमता का ग्रह होता है और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक। इन दोनों का मेल कहीं ना कहीं भेद पैदा करेगा, तो इस पे विचार करने वाली है। तो पूर्वा फाल्गुनी यह नक्षत्र जो है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त रखता है। और उसके बाद अगर देखता हूं तो अति गंड योग और विष्टीकरण। अति गंड योग का प्रभाव व्यक्ति को असफलता दिलाता है, व्यक्ति को कंफ्यूज रखता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, और व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याएं भी जीवन में 2-4 होती देखी जाती हैं। इनकी स्थिति को अगर और ज्यादा निकटता से समझता हूं तो क्षत्रिय वर्ण के होंगे ये, और मनुष्यगण के। मैंने कही थी बात आरंभ में, क्योंकि प्रभाव जो है वो उत्तरायण का है, तो प्रभाव उत्तरायण का भी था। और सोमवार का दिन तो शांत चित्त व्यक्ति को बनाता है, सुंदर बनाता है, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला बनाता है। पर क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण व्यक्ति दबंग होता है, सेवा शुश्रूषा करने वाला होता है। ब्राह्मणों का आदर करना क्षत्रियों का परम धर्म होता है, तो ये सबका सम्मान करेगा, सम्मान से युक्त होगा, समाज में प्रतिष्ठा का भोक्ता होता है, और मनुष्यत्व के गुण का रखने वाला होने के कारण व्यक्ति 16 कला का निपुण है। उसके अंदर दया भी है, छल भी है, कपट भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है और क्रोध भी है। ये सारी चीजें व्यक्ति के पंचांग को देख करके सामने आती हैं। व्यक्ति मसाला ज्यादा प्रिय होता है,
और गर्म जल्दी होता है। अब आइए आपको इनकी कुंडली में ग्रह स्थितियों को बता देता हूं। सबसे पहले एक बात बता दूं, आप लोगों को ये बात आज अलग तरीके से कुंडली दिखा रहा हूं, तो इसमें सारी चीजें एक के बाद एक ही होंगी, रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज शनिवार है। तो थोड़ा कार्यक्रम अगर 30 से 35 मिनट का बन भी जाए तो घबराइएगा मत, देख के जाइएगा। अब आपको सीधे मैं सूर्य पे लेके आता हूं। सूर्य क्या है? सूर्य होता है आत्मविश्वास का कारक। दरअसल व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य की कमजोरी हो जाए तो व्यक्ति के राज्य से जुड़ करके काम करने का जो प्रभाव होता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उसके आत्मा मतलब व्यक्ति के भटकने का जो डर होता है, अगर सूर्य कमजोर रहा तो निस्संदेह वो अधिक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में भटकाव, कंफ्यूजन, कई तरीके का सवाल, व्यक्ति के स्वास्थ्य में, इम्यून में, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहा जाता है, उन सभी चीजों में कशमकश बनी रहती है और व्यक्ति निर्णय लेने में कई बार तकलीफें या फिर उसको महसूस करता है कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है। वास्तव में उसको जब भी दो चीजों में परखना हो और एक उन्नति की बात होती है, वैचारिक उन्नति की जो बात होती है, उसमें वो कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। इनकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं कहां? दिग्बली होकर के। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और गौर करिए तो चंद्रमा कहां बैठा है? जन्म कुंडली के पंचम भाव में। यह प्रेम का भाव होता है। नक्षत्र जिसका सूर्य ने धारण किया है वो नक्षत्र के अधिपति पंचम में बैठे, ये त्रिकोण भाव है। यहां पे चंद्रमा के बारे में मैंने बात करी है कि बहुत अच्छा परिणाम देता है और वो बैठा भी है तो शुक्र के नक्षत्र में, तो ये दोनों शुभता से युक्त हो जाएंगे। चंद्रमा बैठा क्रूर ग्रह की राशि में, उस राशि का अधिपति जा करके जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठा। गौर करिएगा आज स्थिति उलट है तो अलग है। आज नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा जाकर के कहां बैठे? पंचम में। यानी कि कनेक्शन कहां से बन रहा है? व्यक्ति कार्मिक है। क्यों? क्योंकि ये काल पुरुष की ही कुंडली है और 10 नंबर जो होता है वो कर्म भाव होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा है और जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति शुक्र। यानी कि व्यक्ति को आरंभ में कैरियर से संबंधित समस्या जरूर हुई होगी और निश्चित रूप से उसको कंफ्यूजन हुआ होगा। और उसके बाद अगर नक्षत्र के अधिपति को देखते हैं तो चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी, इसका अधिपति शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? एकादशवें में। एकादशवें का शुक्र किसके साथ बैठा? मंगल के साथ। तो अब जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे दो शुभ ग्रहों का प्रभाव। एक चंद्रमा, यहां का अधिपति योग कारक स्थिति बना रहा है, 10वीं में गया, दिग्बली होते हैं यहां पे। शनि के साथ इनकी देखिए तो शत्रुता में नहीं मित्रता में जा रहे हैं, इसलिए चंद्रमा यहां सूर्य यहां पे सम राशि के हो जाएंगे। 50% का परिणाम यहां सूर्य देने वाले हैं। अब यहीं पे मैं इनको नौमांस में देख लेता हूं। तो नौमांस में अगर यहां पे विचार करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये लग्न में आ रहे हैं, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम भाव का अधिपति लग्न में जा रहा है। और जरा गौर करिए तो जब हम पराक्रम भाव में नौमांस को देख रहे हैं तो सूर्य की राशि पराक्रम में बनी, यहां वो त्रिकोण में बन रही थी, योग कारक स्थिति बनाए थे, यहां वो त्रिक भाव में जा रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं। और यहां पे देखिए पराक्रम भाव की स्थिति, यहां राहु खुद के नक्षत्र में बैठा है, व्यक्ति को जबरदस्त मेहनती बनाएगा क्योंकि अपने नक्षत्र का, और ऊपर से बुध जो यहां का अधिपति है वो उसको देख भी रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जहां कार्मिक होने से पहले कंफ्यूज था, कर्म करने से पहले उसको दिक्कत होती है, नौकरियों में रहने वाला, नौकरी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाला, कर्म को लेकर के जागृत रहने वाला, क्योंकि कर्म का अधिपति शनि उच्च के होकर के बैठे हैं तो कर्म को श्रेष्ठता प्रदान कर रहे हैं। अभी मैंने इनसे बात नहीं करी है तो ये बात कि कर्म का अधिपति उच्च का हुआ, डेली बेसिस के इनकम का भाव है, जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति स्वयं राहु अपने नक्षत्र के हो रहे हैं। तो ये बात कि जन्म कुंडली के जब तृतीय भाव में राहु खुद के नक्षत्र का होगा, उस राशि का अधिपति, देखिए मैं कहां था और कहां आ गया। दरअसल मैं था सूर्य से शुरू किया हुआ, नक्षत्र पे आया, चंद्रमा से कनेक्शन बना, उस चंद्रमा का नक्षत्र शुक्र के साथ बना और शुक्र, अब उसके बाद जब सूर्य को फिर से लाया तो वो सूर्य बनते हैं पराक्रम भाव के अधिपति, लग्न में बैठे। तो जब यहां पे पराक्रम से उनका संबंध बन रहा है तो अब लग्न में भी तो पराक्रम को देखना होगा, तो अब पराक्रम पे आ गया मैं। दरअसल ऐसे ही कुंडलियों को देखा जाता है।
त्रिकोणात्मक जब तक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक कंफ्यूजन में रहेंगे और फलादेश सही नहीं होगा। तो व्यक्ति के पराक्रम होने का और पराक्रमी होने का एहसास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अधिपति जो बुध है वो भाग्य भाव में बैठता है, और ये तो भुजाओं का घर होता भी है। बुध तो मतलब मिथुन जो राशि होती है वो भुजाओं की राशि होती है। बल और सौष्ठव कला का माहिर बनाता है व्यक्ति को, तो उसका अधिपति देखा। और उसके बाद यहां पे देखिए गुरु की राशि बनी, तो गुरु की राशि बनी और वो गुरु कहां बैठे? व्यय में। अब जरा गौर करिए, तो सूर्य यहां दशम में बैठा, यहां पराक्रम का अधिपति होकर के लग्न में बैठ रहा है, और वो किससे दृष्ट है? मंगल से। मतलब यहां से भी व्यक्ति के मेहनती होने का प्रभाव दिखता है। व्यक्ति थकेगा नहीं, आलस्य नहीं करेगा। इसका दूसरा प्रमाण यहां से भी मिलता है, क्योंकि शनि उच्च का है। शनि उच्च के हैं, तो ये बात सामने से आती है। तो तीन बातें क्लियर हुई। क्या क्या? व्यक्ति को निर्णय लेने में कभी कभी परेशानी होती होगी। भौतिकवादी है, क्योंकि राशि का अधिपति शुक्र बनता है, वो सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाएगा। क्योंकि एकादशवें के शुक्र के बारे में मैंने बात करी है। क्या बताई है? कि एकादशवें के शुक्र अपने प्रभावों में जब आते हैं, जब वो दशा में आते हैं, और अगर वो कुंडली में केंद्र के अधिपति होते हों, त्रिकोण के अधिपति होते हों, और अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठे हों, तो यहां पे शुक्र जो है वो लग्नेश के साथ ही बैठे हैं। लग्नेश के साथ, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति शनि यहां से 5वें 9वें के संबंध में है, उच्च का है। क्यों? क्योंकि लग्न का अधिपति, गौर करिएगा, बहुत आनंद आएगा। लग्न का अधिपति लाभ में गया, यहां लाभ के अधिपति घूम करके 9 राशि के बाद नवम पंचम के संबंध में, और वो भी उच्च का। लाभेश उच्च का हुआ अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में, वहां खुद लग्नेश जा करके उस भाव को मजबूती दे रहे हैं। और शुक्र जो कि यहां का अधिपति है, परिवर्तन भी तो हुआ ना, क्योंकि शुक्र की राशि में शनि बैठे और शनि की राशि में शुक्र, तो ये महान परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। तो दो स्थितियां यहां पे और उत्पन्न होती हैं कि योग कारक स्थिति यहां, क्योंकि त्रिकोण का अधिपति सूर्य दिग्बली, ज्ञान क्षेत्र बेहतर, और व्यक्ति जो काम करेगा दरअसल उसी में पढ़ाई भी करेगा। जो पढ़ाई करेगा उसके क्षेत्र का अनुभव और उस विद्या का अनुभव उसको जीवन के प्रत्येक पल पे देखने को मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये थी। अब चंद्रमा पे आता हूं। चंद्रमा कहां के अधिपति बनते हैं? गौर करिए, यहां 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर की राशि चंद्रमा की। तो ये बैठे कहां? तो केंद्र के अधिपति थे, केंद्र के अधिपति और त्रिकोण में बैठे, शुभ ग्रह के नक्षत्र में, और यहां का जो अधिपति है वो दिग्बली हो रहा है। मतलब क्या बन रहा है? और उस चंद्रमा के भाव को देख भी रहे हैं सूर्य। गौर करिएगा, ये माता का भाव, माता का धन, माता का सुख, ये 5वां भाव, और दरअसल ये प्रेम का भाव है। यहां पे शुक्र की राशि, शुक्र का नक्षत्र का बनना, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह का बैठना, केंद्र के अधिपति अगर त्रिकोण में आ रहे हो तो केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, और पंचम भाव का अधिपति वापस से घूम करके योग कारक स्थिति बनाया। श्रवण नक्षत्र शुभ ग्रह का नक्षत्र है, वो केंद्र का नक्षत्र होता है, केंद्रेश होते हैं वो, और वहां से बैठ करके पुनः वापस उस भाव को देख रहा है। मतलब व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव का भी संपूर्ण लाभ और चतुर्थ भाव का भी संपूर्ण लाभ व्यक्ति को यहां से। हां, एक बात यहां जरूर होगी, वो क्या होगी? क्योंकि यहां पे अगर देखिए तो एक तरफ राहु बैठे हैं पिछले भाव में, और यहां पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब जरा गौर करिएगा, तो शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ी, सूर्य की भी दृष्टि पड़ी, तो शनि और सूर्य ये दोनों जब एक भाव पे देखेंगे तो एक पापक और एक शुभग, और उसके बाद यहां पे और कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है। तो शनि और सूर्य का प्रभाव जब जन्म कुंडली के चौथे भाव पे पड़ेगा तो माता के स्वास्थ्य को वो कमजोर करने के साथ साथ, अब यहां पे आपको एक बार इस कुंडली में द्वादशांश देखना होगा। क्यों? क्योंकि यहां ये माता का भाव है, तो माता भाव का अधिपति द्वादशांश में शुक्र बन रहे हैं, जहां पे उच्च का राहु बैठा है यहीं पे। अब यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहीं पे माता के अधिपति को, यानी कि माता भाव को अब द्वादशांश में जाकर के देखिए तो वो शुक्र की राशि बनी। ऐसे ही द्वादशांश चार्ट भी बनता है, और वहां पे शुक्र की राशि बन रही है, और वो शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में अपनी राशि के हो रहे हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन में माता का लाभ दिखेगा, जब तक रहेंगे तब तक सुख होगा। माता से लाभ, माता का लाभ, माता को लाभ, ये तीनों चीजें बनती हैं। समझ में तो आ रही होंगी चीजें, बिल्कुल आनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा यहां, उनकी 7वीं दृष्टि यहां, और शुक्र भी वहीं बैठे जो कि सप्तम भाव के अधिपति, परिवर्तन राजयोग, और वहां का अधिपति उच्च का चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई। सुख का अधिपति किसको देख रहा है? मंगल को। और वो मंगल कौन है? लग्नेश। मतलब व्यक्ति की कुंडली में लग्न का अधिपति जो कि एक पापग्रह था, उस पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी। लग्न का अधिपति महाधनी योग लगाया, चंद्रमा से दृष्ट हुआ जो कि सुख का अधिपति है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं उस नक्षत्र के साथ उसका संबंध। और जरा गौर करिए तो वहां शतभिखा में बैठे हैं दोनों ही ग्रह। राहु, एकादशवें भाव से राहु का संबंध हो जाए, एकादशवें भाव में सुख के अधिपति बैठ जाएं, एकादशवें भाव पे सुख के दृष्टि का, सुख के ग्रह का दृष्टिपात हो जाए, पंचम भाव के अधिपति अगर बेहतरीन हो कुंडली में और वो कहीं से एकादशवें से संबंध बनाते हो, तो यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में आनंद देने वाली। क्योंकि चंद्रमा भी जरा गौर करिएगा, ये बनते हैं इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के। तो कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं शुभ ग्रह। तो एक तो चंद्रमा शुभ ग्रह, ऊपर से यही, तो ये बेहतरीन है, मतलब व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से लाभ देगा। मंगल जो कि लग्न का अधिपति है, अगर पंचम को देखेगा तो समस्त प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करेगा। परंतु चूंकि शनि उच्च के हैं और शश महापुरुष योग भी लगा रहे हैं, परिवर्तन भी है, तो जरा विचार करिएगा, पंच महापुरुष योगों में से जितने भी योग बनते हैं, हंस, भद्र, रुचक, मालव्य और शश, ये जितने भी योग बनते हैं महान योग, उसमें से सबसे जो कमजोर प्रकार का राजयोग बनता है ना, वो शनि के कारण बनता है, और वो होता है शश महापुरुष योग। दरअसल ये शनि के कारण और शनि से बनने के कारण ये थोड़ा व्यक्ति को विलंब देते हैं, क्योंकि ग्रह अपने नेचुरल बिहेवियर को तो कभी चेंज करेगा नहीं, वो तो उसमें बदलाव करना चाहेगा नहीं। तो इस वजह से संपूर्ण प्रकार के जितने भी योग होते हैं वो फलदायी होते हैं, पर ये थोड़े विलंब से। ऊपर से ये लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति का काम बनेगा सब, क्योंकि यश भाव खुला हुआ है और यश भाव जागृत है। शुभ ग्रह बैठा, शुभ ग्रह देखा, लग्नेश की दृष्टि, नक्षत्र से संबंध, जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उसको देख रहा है, तो ये और अच्छी बात हो जाती है। लग्नेश खुद उस भाव को बैठ करके पंचम को देख, तो ये जो सारी स्थितियां बन रही है व्यक्ति के पंचम भाव को मजबूत बना रही हैं, एकादशवें भाव को, मतलब 2 भाव बहुत अच्छे बन गए। उसके बाद 7वां भाव भी अच्छा बन रहा है, क्योंकि एक उच्च का ग्रह बैठा है, पर वो अकेला है, अति विशिष्ट कारक भाव होता है शनि का। तो विवाह थोड़ा लेट से, विलंब से, धार्मिक कृत्य कमजोर, आय को लेकर के कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा रश करना पड़ता है। ये तो यहां से भी, हालांकि यहां पे सूर्य दिग्बली हैं तो बेहतरीन है, व्यक्ति जो भी काम करे, कर्म क्षेत्र भी ठीक बन रहा है, और सप्तम भाव भी, डेली बेसिस का इनकम, समाज का भाव अच्छा बन रहा है, पार्टनर का भाव अच्छा बन रहा है, संबंध सबके साथ व्यक्ति अच्छा रखेगा, दैनिक आय अच्छी रहेगी, व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ पैसे कहीं ना कहीं से कमा लेता है या कमाने का प्रयास करता है, और उसका यह प्रयास कर्म भाव में बैठे सूर्य सफल भी कराएंगे। एकदम सतह पे विश्लेषण जो होता है वो सामान्यतया ठीक होता है। बहुत ज्यादा ज्योतिषीय भाषा का इस्तेमाल करूंगा आप फिर पकड़ में नहीं आएंगे, फिर भाग जाएंगे आप। अब आइए आपको मंगल की बात कर देता हूं। लग्न के अधिपति हुए लाभकारी योग, शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठना, तो ये प्रभावकारी होगा। और जरा गौर करिए तो मंगल यहां 17 अंश पे है शुक्र के साथ, और शुक्र बैठे हैं 8 अंश के। तो अब मंगल को अगर विचार करते हैं तो मंगल यहां कहां बैठा है? शत्रु के घर में, क्योंकि तात्कालिक मित्रता में ये शनि उससे दूर जा रहे हैं, 1 2 3। तो जरा गौर करिए तो लग्न का अधिपति शत्रु के घर में बैठा, और डिग्री उसकी जो है वो बैठा है 17 अंश पे, शतभिखा में। तो राहु का नक्षत्र, राहु अपने नक्षत्र का, व्यक्ति के जेहन में ही पराक्रम, चंचलता, चपलता, चतुर, चोर बनना देखा जा रहा है। लाभ के प्रति आकृष्ट होने की स्थिति तीव्र है, क्योंकि शुक्र भी साथ बैठे हैं, और मंगल तो वैसे भी अग्नि तत्व का ग्रह होता है और बैठा है वो शुक्र के साथ, तो तत्वतः दोनों में अलगाव हो रहा है। ये है कुंभ राशि, और कुंभ राशि जो होती है वो मुख्यतया दार्शनिक राशि होती है। तो लग्न के अधिपति लग्नेश के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का बैठना, चंद्रमा का लग्नेश को देखना, शुक्र जैसे ग्रह के साथ लाभ में बैठना, दार्शनिक तत्व की राशि में बैठना, ये स्थितियां व्यक्ति को गुप्त विद्याओं के प्रति
इच्छा शक्ति का सबल मजबूत हो जाना, व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है, दौड़ भाग करके कैसे भी जीवन में एक विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, ये सारी चीजें बनती हैं। और दरअसल उसको वो मिलेगा भी, पर विलंब से, क्योंकि शनि देख रहा है, मिलेंगी पर विलंब से। अब जरा मंगल को देखिए, तो मंगल पे किसकी दृष्टि है? मंगल, ये जो भाव है जहां ग्रह बैठा है मंगल, जो लग्नेश, उस भाव से गुरु केंद्र में आ रहे हैं, तो ये भाव यहां से भी ठीक हो रहा है। उस भाव पे राहु की दृष्टि है, जो कि अपने ही राशि का है, और वो उसकी स्व राशि होगी, क्योंकि शनि की कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानता है। तो राहु पे, और राहु का शुक्र से संबंध, राहु का संबंध मंगल से भी बना, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। व्यक्ति में उग्रता भी है, क्योंकि एक तो वो मंगल से प्रभावित है, सिंह राशि है, मतलब उग्र है। और दरअसल एक बात बताऊं, तो यहां पे एक बात और समझ में आती है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर नवमांश में जाकर के देखिए, तो यहां पे मंगल दिग्बली हो रहे हैं, यानी कि लग्न की कुंडली में भी एक दिग्बली ग्रह दशम स्थान में, नवमांश में भी एक दिग्बली ग्रह। ये बेहतर है, क्योंकि यहां पे वो लाभ का अधिपति होकर के, जरा गौर करिएगा, नवमांश में मंगल की स्थिति, अब आप आ गया हूं, तो लाभ का अधिपति होकर के दशम में जा रहा है, और यहां पे लाभ का अधिपति उच्च का। बेहतरीन है ये कुंडली अगर इस मामले में बात करें तो, क्योंकि लाभ का अधिपति दशम में जाए ये बेहतर होता है। और उसकी एक राशि जो त्रिक भाव है, यहां पे खुद बुध बैठे हैं, जो इस कुंडली में लग्नेश होते हैं, जो इस कुंडली में लग्नेश, लग्न में ही सूर्य, तो सूर्य, और सूर्य का लग्न में जाना, लग्न का अधिपति बुध छठे में गया है, तो थोड़ा बीमारी पैदा करेगा वो, निश्चित रूप से चमड़े की बीमारियां, और कभी कभी व्यक्ति को धर्म का प्रकांड पुरोधा भी बनाता है, पांडित्य कर्म करने वाला, पंडितों की सेवा करने वाला, दान देने वाला, शत्रुओं से पराजित ना होने वाला, ये सारी चीजें। क्योंकि यहां भी, यहां का अधिपति जो बुध है वो कहां बैठा है? भाग्य में, और जिस पे राहु देख रहा है, तो कहां से? राहु अगर छठे भाव के अधिपति को देखेगा अपनी राशि का होकर के, और वो मंगल को भी देख रहा है, व्यक्ति को तो वैसे भी उग्र बनाएगा, क्योंकि मंगल का नक्षत्र, मंगल की राशि लग्न में, सिंह राशि, राहु का प्रभाव छठे भाव के अधिपति पे, तो यहां पे वो जहां स्वास्थ्य को कभी कभी अपनी दशाओं में परेशान करेंगे, जैसे अभी राहु की ही दशा व्यक्ति के ऊपर चल रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कंफ्यूजन। अब चूंकि राहु जो बैठे हैं वो मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, और मूल त्रिकोणस्थ में इनकी डिग्री जो है वो है 10 अंश की। तो जरा गौर करिए कि राहु का प्रभाव बुध पे, और बुध जो बैठा है वो 23 अंश का है, यानी कि वृद्ध होगा वो, क्योंकि 23 अंश और ये विषम संख्या, तो वृद्ध हो गए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दुश्मनों से भी सीखने वाला और अनुभव से युक्त बना देता है, और काफी बोधगम्य बना देता है। यह बात बनती है। अब मैं बुध पे आ गया, ये बुध, अब यहां पे बुध को देखिए, तो लग्न का अधिपति था, छठे में बैठा, तो व्यक्ति को कभी कभी ऑब्स्टेकल, परेशानियां, समस्याओं से जूझना भी पड़ेगा, पर राहु उससे निकालेगा, राहु उससे निकालने का काम करेंगे। दरअसल राहु यहां पे भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो यहां से व्यक्ति को तीव्र धार्मिक बनाएंगे, क्योंकि बुध भी तो धर्म के भाव में बैठा है और केतु के साथ बैठा है। केतु शुभ ग्रह होते हैं, गुरु के सदृश उनका परिणाम होगा, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हैं। बुध और केतु एक साथ बैठ करके व्यक्ति के अंदर जागृति पैदा करते हैं, सामाजिक चेतना, अवचेतन मन को, जो जड़त्व व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आता है, उसको बुध और राहु प्रबलता देते हैं। दरअसल राहु की दशा में व्यक्ति संपूर्णता से भौतिक नहीं, आध्यात्मिक सुखों की तरफ भागता है, और यही प्रभाव है कि व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है, ज्योतिष जानना चाहता है, कई प्रकार की विद्याओं को सीखना और जानना चाहता है। कारण, क्योंकि यहां पे वृश्चिक राशि बन रही है, और वहां खुद गुरु बैठे हैं, जो कि इन सब चीजों के कारक बनते, ज्ञान देने वाले, ज्ञान सिखाने वाले, ज्ञान को वृद्धि में रखने वाले। अब जरा गौर करिए, गुरु की अब बात करूं तो इनकी कुंडली में गुरु जो बनते हैं भाग्य के अधिपति, उनकी दूसरी राशि अपने ही भाव में बनी है जहां उसको मूलतः बनना चाहिए। तो भाग्य के अधिपति और 12वें के अधिपति होकर के अष्टम में जा रहे हैं। जिस भाव में बैठे हैं वो अष्टम भाव उनको पेट का रोगी बनाएगा, अपच, एसिडिटी, कब्जियत, शिकायतें, और दरअसल व्यक्ति को बूढ़ा करके मारता है, और वृद्ध अवस्था में जाकर के ही व्यक्ति की मृत्यु प्राप्त होती है। और दरअसल यहां पे राशि बन रही, गुरु की दृष्टि है, तो व्यक्ति अपने लोगों के बीच में ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, दूर देश में नहीं। व्यक्ति अगर काम करे तो निश्चित रूप से सारी चीजें बनती हैं। तो अगर अष्टम में गुरु बैठ जाए, जिस नक्षत्र में बैठे, अनुराधा नक्षत्र का अधिपति उच्च का है, इस वजह से व्यक्ति को मांसपेशियों में कभी कभी खिंचावट, दर्द, और कभी कभी दांपत्य को कमजोरी भी देखेंगे। कारण, क्योंकि शनि यहां उच्च के हैं, और यहां का अधिपति अपने भाव का, मतलब एक तरीके से अगर देखो तो परिवर्तन किया, और गुरु के अष्टम भाव में जाने के कारण
या शुक्र के दांपत्य में आने के बाद जैसे व्यक्ति आएगा, तो शुक्र को देखिए यहां कहां बैठे हैं, सप्तम भाव में ही बैठे हैं अकेले, और उसको सूर्य देख रहे हैं, तो ये यहां पे कभी कभी रश करेंगे और दांपत्य में कभी कभी परेशानियों को लाने वाले भी बनेंगे। ये बात भी पक्की है, क्योंकि गुरु जब अष्टम में चले गए, कहने का तात्पर्य कि अब उनको दृष्टि कहां पड़ेगी, एक तो 12वें भाव पे, विदेश भाव है ये, बाहर जाकर के अगर काम करे व्यक्ति तो आराम से कर सकता है। द्वितीय भाव पे देखेंगे तो धन को कंजर्व करेंगे, पर एकमात्र यही एक ग्रह है जो देख रहा है, मंगल भी देख रहे हैं, तो गुरु की भी दृष्टि बनी, मंगल भी देख रहे हैं। तो ये जो स्थिति है वो व्यक्ति के जीवन में यहां बुध शुक्र की राशि बनी, और शुक्र की राशि का अधिपति, जो राशि का अधिपति है वो लाभ में बैठा, यानी कि महाधनी योग यहां भी बनता दिख रहा है, क्योंकि लग्न का अधिपति लाभ में महाधनी योग बनाया और धन का अधिपति लग्नेश के साथ बैठा है, महाधनी वो यहां से भी बना रहा है, और गुरु मित्र की राशि में और द्वितीय भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति को वाणी में संपूर्णता देते हैं। व्यक्ति की दशा जब भी गुरु की चले, जब भी शुक्र की चले, जब भी शनि की चले, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपनी वाणी का लाभ ले सकता है। ये बात बनती है कि व्यक्ति की कुंडली में जब भी गुरु आएंगे तब वो धन को सही मार्ग दिखाएंगे, अच्छे जगहों पे व्यक्ति से इन्वेस्ट कराएंगे, धन को सफल और सुदृढ़ बनाने वाले स्थितियों में चले जाते हैं। गुरु यहां देखिए बैठे हैं पंचम भाव में, 7 नंबर की राशि में, जहां का अधिपति शुक्र। अब यहां भी परिवर्तन, 9 नंबर की राशि गुरु की, यहां शुक्र बैठे, और 7 नंबर की राशि शुक्र की, वहां दोनों परिवर्तन में है। और यहां पे गुरु और शुक्र का संबंध देखिए तो चौथे 10वें का बन रहा है। इस राशि के अधिपति उच्च के और धन भाव के अधिपति जो बनते हैं उस पे गुरु की दृष्टि, और उस राशि के अधिपति से गुरु केंद्र में आ रहे हैं। और जरा विचार करिए तो यहां पे एक बात आपको और समझ में आएगी, गुरु चंद्रमा से केंद्र में और यहां से शुक्र से ये केंद्र में आ रहे हैं, 1 2 3 4, त्रिकोणात्मक नहीं, त्रिकोण का लाभ का संबंध नहीं, मतलब केंद्र में। तो ये जो स्थिति बन रही है वो जातक की कुंडली में गुरु अष्टम भाव में होने के बावजूद लग्न के अधिपति से केंद्र में आने के कारण जहां लग्नेश को भी बल देंगे, वहीं व्यक्ति के मन मस्तिष्क को भी और यश गौरव सम्मान वाले भाव को भी मजबूती प्रदान करेंगे। बात समझ में आई? अब जरा गुरु को यहां देखिए, यहां परिवर्तन में थे, यहां पे वो प्रेम संबंधों को उजागर करने वाले, प्रेम विवाह कराने वाले, और दरअसल यहां पे पंचम और सप्तम के अधिपति को देखिए तो सूर्य और शुक्र का संबंध यहां पे ठीक नहीं बन रहा है, परंतु यहां पे बहुत अच्छा बन रहा है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम की भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये बात रही। अब शुक्र की बात करूं तो शुक्र इनकी कुंडली में बनते हैं कहां के अधिपति, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति। सप्तम भाव का अधिपति अपने भाव से 5वें गया, लग्नेश के साथ बैठा है, और यहां पे एक उच्च का ग्रह बैठा है, विलंब से ही सही पर दांपत्य अच्छा रहेगा, फ्लरिश करेगा, प्रेम भी रहने की स्थितियां हैं। हाँ, राहु की दशा में हो सकता है, क्यों? क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि यहां है और शनि खुद यहां बैठे हैं, तो यहां पे राहु का प्रभाव और शनि खुद यहां बैठे, और बाकी कोई भी एक अन्य ग्रह नहीं है जो इसको देख रहा हो, क्योंकि मंगल भी यहां देख रहे हैं। तो प्रेम तो रहेगा पर प्रारंभ में दिक्कतें होंगी, और आरंभ में जीवन कष्टप्रद रहता है दांपत्य में, क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव है और लग्न बिल्कुल खाली है इस वजह से। और यहां का अधिपति शुक्र जो है वो मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठा है, और वो दोनों दरअसल 17 और 8 अंश पे हैं, हालांकि दोनों में अंतर है, पर फिर भी वो शतभिखा नक्षत्र में बैठा है। व्यक्ति को व्ययात्मक, पत्नी खर्चीली, क्योंकि दरअसल यहीं पे शुक्र भी तो बैठे हैं अकेले, और वो गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यक्ति को दांपत्य में कभी कभी उस तरीके का लाभ नहीं मिलता है, कमजोर सा मिलता है, कमजोर सा प्रतीत होता है। कंफ्यूज ना होंगे तो बेहतर है, क्योंकि इस शुक्र पे राहु का भी तो प्रभाव जा रहा है, राहु सप्तम भाव को देख भी तो रहे हैं, इस वजह से मन में किसी भी तरीके का भेद न रखिएगा पत्नी के प्रति, दांपत्य के प्रति, तो बेहतर चलेगा। अब उसके बाद शनि की बात करूं तो शनि आपकी कुंडली में बनते हैं 10वें और 11वें के अधिपति। इन दोनों भाव के अधिपति होकर के उच्च के हुए, वहां पे एक दिग्बली ग्रह बैठा, इनके दूसरे मूल त्रिकोण राशि में खुद लग्नेश बैठ रहे हैं, सप्तम के अधिपति के साथ परिवर्तन हो रहा है। और यहां पे शुक्र की स्थिति अगर देखता हूं, शनि की स्थिति, तो यहां पे वो बैठे हैं राहु के साथ अपनी राशि के। पर यहां पे एक बात बता दूं, अष्टम का शनि और राहु कष्ट देते हैं और व्यक्ति को परेशान भी करते हैं। और एक बात बताऊं तो इनकी कुंडली के लिए राहु जो है वो सूर्य के होरा में बैठा है,
और अगर त्रिशांसा की बात करता हूं तो वहां पे राहु केतु भाग्य में बैठे, लाभ में बैठे हैं। यहां से वो व्यक्ति के जीवन में जब भी कष्टप्रद स्थितियां आएंगी तो दरअसल वो कहीं ना कहीं से उसमें उत्तर भी उसका वो स्वयं दे देंगी। D30 जो चार्ट बन रही है, अरिष्ट के लिए राहु को जरूर देख लेना चाहिए, राहु केतु को। तो वहां पे जो D30 चार्ट बन रही है वहां पे लग्न का अधिपति शनि जा करके बैठा है लाभ में। लग्न का अधिपति, अगर इसको हम D30 माने तो लग्न का अधिपति लाभ में बैठा, शनि राहु केतु सब एक साथ बैठ रहे हैं। तो दरअसल वो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार का लाभ देने वाला बनाएगा, पर जैसे ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आएंगी उत्तर भी साथ में लेके आएंगी। बस थोड़ा सा खाली दिमाग बनाना होगा, ये बात बनती है। अब यहां पे आपकी कुंडली में शनि की बात कर रहा था। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे, अपनी दशा में व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे। क्यों उसको बल मिलेगा? क्योंकि ये बुध को देख रहे हैं और वहां का अधिपति दरअसल भाग्य को कमजोर कर रहा है। निश्चित रूप से ये बात सही है, पर नक्षत्र से उसको बल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उच्च का है और वो इस कुंडली में 10वें और 11वें भाव का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। मंगल के लग्नेश होने के कारण व्यक्ति जहां चरफर है, चालू है, चंचल है और कई जगहों पे देखता है, कभी यहां भी देखा, कभी वहां भी देखा, कभी इसको भी देखा, कभी उसको भी देखा। शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, भौतिकवादिता का भाव चढ़ा हुआ है, भाव का जो है वो आता है, ये बात बनती है। तो शुक्र, शनि की बात करी, शनि की 7वीं दृष्टि यहां, दरअसल वो लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाएंगे, न्यायवादी बनाएंगे, गलत कृत्य करने वाला नहीं होगा क्योंकि सिंह राशि का है और अपने समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चलना चाहता है। शुद्ध है अंतरात्मा का और मोटे नख वाला है, मोटे दांत वाला है, कमर पतली है, मंगल से प्रभावित है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, पर फुर्तीला है, थोड़ा काला भी होगा, ये बात बनती है। राहु 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को, राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, दाम्पत्य को थोड़ा नजदीक लाइए, उन्हें पास लाइए और बात करिए, फिर देखिए प्रेम कैसे उमड़ता है। निकट लेके बैठिए और तब फिर दाम्पत्य को आगे बढ़ते देखा जाएगा। किसी भी तरीके का मतभेद कभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप हैं सिंह राशि के तो निश्चित रूप से एक संततिवान और पत्नी के साथ कई बार व्यक्ति तीव्रता से क्रूरतम प्रेम करता है और इस वजह से कई बार हिंसक हो जाता है। तो जरा गौर करिएगा, क्योंकि चंद्रमा यहां बैठे हैं और वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को तीव्र भोगी, वो आवेग जो आता है प्रेम का वो बड़ा जबरदस्त आता है। राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य पे, यहां से जब भी आएगा तो व्यक्ति को तीव्र धार्मिक बनाएगा, कई प्रकार की विद्याओं का जानकार बनाता है। कई प्रकार के विद्याओं का जानकार बनाने के साथ साथ उसको ऐसी हर बार ये स्थिति लगेगी कि मेरे जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं। दरअसल उसको अपने भक्ति भाव पे राहु एक ऐसे तरीके का गर्व दे देते हैं कि वो अपने आप को सबसे अलग मानने लगता है और निर्णय जब भी लेना होगा तो कंफ्यूज फिर भी करेगा। दो पसंद के रंग जब सामने आ जाएंगे तो तीसरे को ढूंढेगा, क्या लूं, कौन सा लूं, क्या रहेगा, क्या ठीक रहेगा, ये चीजें बनती है। राहु की दृष्टि शुक्र पे है, इस भाव का अधिपति उच्च का है, लग्न को देख रहा है, मतलब व्यक्ति लाभ से प्रेरित है, क्योंकि लाभ का अधिपति लग्न को देख रहा है तो व्यक्ति के जीवन में, और लग्न का अधिपति खुद लाभ में बैठा है तो धन की इच्छा, आकांक्षा, हर तरीके की इच्छा की पूर्ति, क्योंकि शुक्र भी तो वहां बैठ करके उसको वृद्धि देंगे। और यहां पे राहु शनि के साथ अष्टम में बैठा है, परेशान कर सकता है। इस वजह से अपने आप और अपने स्वास्थ्य का और दरअसल जल जनित समस्याओं को देने वाली स्थितियां बनती है। यह बात आपकी कुंडली में बन रही है। अब क्या देखूं, आपकी कुंडली में राहु की दशा अभी चल रही है और राहु हैं बैठे अपने नक्षत्र में, वो अभी कमजोर कर रहे होंगे सप्तम भाव को, इनकम को भी कहीं ना कहीं ड्रॉप किए हैं। दशा के आने के साथ ही वो मजबूती से आपको बंद करने का प्रयास किए होंगे, कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं, दिक्कत करते हैं, बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विषमापद मृत्यु तुल्यम, कष्ट देते हैं। ये प्रभाव से युक्त होता है व्यक्ति, राहु के प्रभाव में आने पे कई तरीके का कष्ट मिलता है और दरअसल वो होता है भूकंप, वो पता चलने नहीं देता है, यूं दे देता है, करेंगे कुछ और होगा कुछ और। मानसिक विकृति, मानसिक चंचलता, निर्णय लेने में कमी, कमजोरी, एक लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु हैं और अभी राहु में आप शनि में आएंगे। अब 2021 के 7वें महीने शेष राहु में शनि आ जाएंगे, ये कंफ्यूज करेंगे। आप भले अपने आप को ज्योतिषी समझते होंगे पर फिर भी लाजवर्त धारण कर लीजिएगा। अब क्या बताऊं इसमें, एक बार डिटेल देख लेता हूं।
आपकी कुंडली में D10 जो कि दशमांश कुंडली है, D10 देखने से पहले कभी भी आप लोगों को एक बात बता दूं तो हमेशा ही पंचम और दशम का अध्ययन कर लेना चाहिए। तो पंचम भाव में शुक्र की राशि सिंह की राशि बनी, उसका अधिपति दिग्बली है, दशम भाव का नक्षत्र चंद्रमा का बना, वो ठीक है, मतलब पंचम भाव से कहीं ना कहीं संबंध और दशम भाव का बन रहा है। अब जरा D10 में जब आते हैं तो लग्न का अधिपति बुध द्वितीय में बैठा मंगल के साथ, यहां भी ठीक है, और बुध से पांचवां भाव गुरु बन रहा है मंगल का। टेक्निकल क्षेत्रों में व्यक्ति अगर जाना चाहे तो जा सकता है, वहां पे भी गुरु की जो स्थिति बन रही है वो जन्म कुंडली में हाँ बिल्कुल बन रही है। तो व्यक्ति अगर टेक्निकल क्षेत्रों में जाए तो ये चीज बनती है। अब पता नहीं आपने कुछ बताया नहीं है, ना ही कुछ पूछा है आपने, और वहां पे कई क्षेत्रों का जानकार व्यक्ति को यहां भी बनते देखा जा रहा है, क्योंकि शुक्र यहां पे अपने भाव अपनी राशि को देख रहे हैं D10 चार्ट में, तो ये स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली में मंगल चंद्रमा बुध और गुरु की दशा जब भी जाएगी जीवन में, मंगल चंद्रमा बुध और गुरु, तो वो दरअसल स्मूथ जाएगी, आसान। बाकी के सारे ग्रह सूर्य शुक्र राहु केतु और शनि, इनकी दशाएं जब भी जीवन में जाएंगी तो टफ जाएंगी, पर फीडबैक भी उनका अच्छा रहेगा, उन्नति के मार्ग को भी खोलेंगी। भाग्य के लिए अगर देखता हूं तो लग्न में ही भाग्य भाव में D4 चार्ट में कर्क की कुंडली बन रही है, लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, और भाग्य भाव का अधिपति गुरु वहां पे जाकर के वहां भी व्यय में। अब एक बात यहां पे समझ में आ रही है, दरअसल लग्न का अधिपति अगर देखता हूं तो लग्न में भाग्य का अधिपति पीछे जा रहा है, यहां भी भाग्य का अधिपति पीछे जा रहा है, और भाग्यांश कुंडली D4 चार्ट में भी भाग्य का अधिपति पीछे जा रहा है। भाग्येश को मनाना जरूरी है श्रीमान, इसका मतलब है कि आपको निश्चित रूप से देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आप कहीं दम्भी तो नहीं, क्योंकि सिंह राशि के हैं, हो सकता है इसको बढ़ा दीजिए। एक बार बात जरूर मुझसे कर लीजिएगा, आपका फोन लग नहीं रहा था। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे रविवार के कार्यक्रम के साथ। आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना ना भूलें, और साथ ही साथ जन्म समय जो लिखें वो AM PM का खास ख्याल रखें, जगह जो ऐसा डालें जो मिल सके, और कोई एक सवाल, और अगर कल सवाल या ना ले पाऊं तो घबराइएगा मत, मैं यही हूं, कल का सूरज तो देख ही लूंगा। जहां तक लग रहा है, क्या पता ऊपर वाला कुछ और सोच के बैठा हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।